मंच पर आसीन हमारे पूर्व मुख्य सचिव अतुल गुप्ता साहब, श्री आलोक रंजन साहब, जस्टिस वर्मा साहब, आज के इस क्लब ऑफ लखनऊ के इस आयोजन में उपस्थित सभी सदस्यगण, देवियों सज्जनों, सबसे पहले तो इस विषय पे बात करें, ये तो आपने मुझे बताया नहीं कि इट इज लाइक ओपन फील्ड, जहां चाहे वहां बैटिंग कर ले, जो चाहे सो बोल ले, तो इसलिए और रात का 9 बज चुका है, तो आप सबके भोजन का भी वक्त हो चुका है, तो मैं तो कह सकता हूँ कि धन्यवाद देकर के बात को खत्म करूं और आप लोगों को आमंत्रित करूं कि आप भोजन करें, क्योंकि बहुत विलंब से भोजन करना भी ठीक नहीं होता है। मुझसे शरद प्रधान जी मिले थोड़े दिन पहले और उन्होंने कहा कि मैं आऊं यहाँ पे अध्यक्ष की हैसियत से, क्योंकि पहले परंपरा रही है मुख्य सचिव रहे, तो मैंने इनसे यही बात की, भाई क्लब वगैरह से मैं बहुत दूर रहता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले बार किसी क्लब का मेंबर और चेयरमैन भी बना। ऐसे मैं किसी भी क्लब में भारत सरकार के अर्बन सेक्रेटरी को आप जानते हैं, जितने सारे क्लब है सभी का उनको नम्रता में सबको तिलांजलि देकर कभी भी नहीं जाता, क्योंकि तो मेरे पास उतना वक्त नहीं है। द मोमेंट जो क्लब शब्द आता है, क्लब शब्द आते ही आपके दिमाग में कई सारी इमेजेस आनी चालू हो जाती है, कई सारे पिक्चर्स बनने चालू हो जाते हैं, और उसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वो ऐसा मैं नहीं कहता कि वो गलत बात है, बिल्कुल नहीं है, मैं उसके ऊपर कोई भी मोरल जजमेंट नहीं करना चाहता। क्लब है, नहीं होता तो फिर इतने सदियों से नहीं चला आता, लेकिन मैं शायद उसके लिए नहीं बना हूं, मेरा कुछ और भी काम है, इसलिए मैं उससे थोड़ा दूर रहता हूं। तो आपके लिए जब मुझे आपने तो कहा था, मेरे सर ने जो मुझे फोन किया, एक बार नहीं 2 बार फोन किया। पहले बार फोन किया कि भाई तुम गलत फहमी में नहीं रहो, ये कोई क्लब वगैरह नहीं है, ये सारे सिटीजन है, इसकी वजह से आपको आना है और सिटीजन के बीच में कुछ बात करनी है। उसके साथ भूल जाएंगे, फिर महीने भर बाद दोबारा फिर फोन आ गया कि सर अभी तक आपने कोई टाइम नहीं दिया। मैंने कहा सर मैं बहुत व्यस्तता है, फिर भी मैं समय निकालता हूँ, आपका आदेश है इसलिए मैं जरूर समय निकालूंगा, आऊंगा। इसलिए मैं आज यहाँ पे उपस्थित हुआ। सब आपने जब 2 बार, एक बार नहीं, जब मुझे 2 बार टोका तो फिर मुझे लगा कि आना चाहिए। और ये वास्तव में एक मिसनॉमर है, मतलब क्लब शब्द कहने से, क्योंकि हर शब्द की अपनी परिभाषा होती है, वो हमारे दिमाग में पिक्चर बना देती है। गवर्नमेंट, आप कोई भी शब्द अगर आप बोलेंगे, अभी कोई शब्द बोलेंगे तो उस शब्द से तुरंत हमारे दिमाग में पिक्चर बन जाती है। तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे और हमारे जैसे लोग होंगे, शायद जिस सदकार्य में आप लगे हुए, जैसा कि अभी मुझे आलोक रंजन साहब ने बताया, अतुल गुप्ता साहब ने बताया, तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे जैसे दूर इसलिए रहते होंगे। दिस इज द क्लब ऑफ लखनऊ। बहुत सारे और क्लब है, तो सर ये भी क्लब ऑफ लखनऊ। तो इसलिए अगर इसको क्लब ऑफ लखनऊ की जगह अगर इसको आप करते हैं सिटीजन्स फोरम करते हैं, जो कि आपका उद्देश्य है कि सिटीजन्स के कंसर्न को, सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन को, सिटीजन्स के व्यूज को हम एक किसी विषय पर बात करें, तो बहुत अच्छी बात होगी। उससे फिर क्या है कि ऐसे लोग जो कि ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, उन्हें लगेगा कि सिटीजन्स फोरम, तो सिटीजन्स फोरम कैन बी फॉर एनीथिंग। द सिटीजन्स फोरम ऑफ लखनऊ अगर कर दें, मैं विचार के लिए कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि अध्यक्ष के तौर पे आपको आदेश दे रहा हूँ, मैं आपको विचार के लिए कर रहा हूँ, आप चर्चा कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ कर दे तो उससे हो सकता है कि और भी आपकी सदस्यता शायद बढ़ जाए, आपकी ग्राह्यता शायद बढ़ जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो लोग इस आशा में आए हो तो उससे अलग हो जाए, लेकिन वो चूंकि आप आशा की पूर्ति नहीं करते हैं, इसलिए वो अगर हटना होगा तो अपने आप ही हट जाएंगे, है ना। ये भी आप इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। बहरहाल ये तो मैंने सोचा कि मैं क्यों यहाँ आया, इसलिए मैं आपको बताना मेरे लिए मुनासिब था, बताना मेरे लिए जरूरी था। अब बात आई कि जो है आप कुछ जानना चाह रहे थे मुझे। मैंने शरद प्रधान जी से कहा कि भाई आप किस विषय पे बात करना चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं कि मैं बात करूं।
उन्होंने कहा कि आप सेंट्रल विस्टा के बारे में बात करें, लोगों की बड़ी जिज्ञासा है सेंट्रल विस्टा के बारे में। मैं सेंट्रल विस्टा के बारे में बात करूं, मैं थोड़ा वक्त लूंगा, 20-25 मिनट का वक्त लूंगा, संक्षेप में आपसे बात करूंगा। इतना आसानी से बात करने लगो तो मैं घंटों में बात करता रह जाऊंगा उसके ऊपर, और घंटों नहीं बल्कि कितने हजारों घंटे मैंने उसके ऊपर लगाए हैं। मैं उससे बात करूं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से एक कविता सुनाई थी, यही समय है, सही समय है। अगर देश को परिवर्तन होने का अगर कोई समय है तो यही समय और सही समय। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करता हूं, और मैं समझता हूं कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी मुझसे ईर्ष्या करते होंगे कि ये उस वक्त है, जैसे मैं यंग ऑफिसर से करता हूं कि उनको वो सही वक्त मिला, मुझे बिल्कुल सेवा के अंत में, लेकिन वो बहुत सही वक्त मिला मुझे। 7.5 साल, पूरे 7.5 साल, लगभग 3 साल एज एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, और 4-4.5 साल से थोड़ा ज्यादा, 4 साल 7 महीने एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जब मैं सेक्रेटरी बना जून 2017 में, तो दो मिनिस्ट्री हुआ करती थी, एक होती थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और दूसरी मिनिस्ट्री हुआ करती थी हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिमिनेशन। दोनों मंत्रालयों को जोड़ करके एक सिंगल मिनिस्ट्री बना दी गई और उसका नाम रख दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मैं अपने आप को खुद सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि मैं ऐसे वक्त में था जब हमारा देश पूरी तरीके से बदलने के माहौल में है, एक परिवर्तन की लहर है, एक आकांक्षाओं का जो है अनंत रूप देखने को मिल रहा है, चाहे हमारे सिटीजन्स हो, चाहे वो हमारे कोई भी सेगमेंट को आप ले लीजिए, हर सेगमेंट एक परिवर्तन चाह रहा है, देश को बदलाव चाह रहा है। और उस बदलाव के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछला जो लाल किले के प्राचीर से, क्योंकि वो एक बयान करते हैं पूरे देश की एक क्या सोच है, उस सोच की बयान करते हैं। और मुझे सौभाग्य मिला कि ऐसे समय में मैं वहां पे बैठ करके सीधे उनको सुनता हूँ। उन्होंने कहा कि ये अमृत काल की प्रथम बेला है। जब 15 अगस्त 2022 को उन्होंने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अमृत काल की ये प्रथम बेला है, यानी एक गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एंड मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई इससे शक करेगा ये गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री नहीं है। मैंने आप सबको तो आप दूर से देख रहे होंगे, क्योंकि आप दूर से इस चीजों को महसूस कर रहे होंगे, लेकिन मैं उस गोल्डन पीरियड के उस जो एक जो कार्य करने वाले लोग हैं उसका मैं बहुत एक महत्वपूर्ण अंग रहा हूं। इवन एज एडिशनल सेक्रेटरी, एज ए सेक्रेटरी मैं बहुत महत्वपूर्ण रहा हूं, तो इसलिए मुझे उसकी झंकार वो सब सारी मालूम है जो आने वाले समय में हमारा देश बदलाव देख रहा है, क्योंकि उन सारी चीजों के साथ में गुजरता रहा हूं जिस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। मे भी नागरिकों तो उतनी सारी बातें समझना है, क्योंकि जो सब चीजें तब समझ में आती है जब चीजें हो जाती, लेकिन जो उसका पार्ट होता है, जो उसका अंग होता है, उसको तो सारी बात समझ में आ रही, क्योंकि वो जो उसकी प्लानिंग का पार्ट है वो देख रहा है कि आगे क्या हो रहा है। मुझे वो चीजें नजर आती जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि 2047 में जब हमारा देश की आजादी का 100 साल होगा तो हम एक विकसित देश होंगे। ये कोई सोच सकता था क्या? आज से पहले कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन आज इतनी बड़ा धरातल बन चुका है जिसकी वजह से हर कोई इस बात पे विश्वास करता है। आप सबको भी मैं एक से अगर पूछूं तो आप सबको मन के अंदर विश्वास होगा कि हमारा देश वास्तव में 2047 15 अगस्त के पहले, मैं तो कहता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि 2047 15 अगस्त आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके बहुत पहले हमारा देश एक विकसित देश हो चुका होगा। उस समय हम में से कुछ रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे, लेकिन हम सब आगे जाकर के सोच सकते हैं जिस प्रकार की रफ्तार देश ने पकड़ी है पिछले 9 साल से, क्योंकि मैं इस प्रशासनिक तंत्र का ये मेरा 40वां साल है। पिछले 40 साल से मैंने और सब जगह, जैसा कि आलोक रंजन साहब ने कहा, अतुल गुप्ता साहब ने कहा, मैं सब जगह काम किया, बहुत सारे गंभीरता से और बहुत काम किया। लेट मी टेल यू, आई हैव डन इवन एज एसडीएम, एज एडीएम, एज डीएम। अगर आप जाकर बोले, अभी मैं हाल में, अगर मेरी आज मैं ट्वीट अगर आप देखेंगे, ट्वीट आएगी, देखिए कि जब मैं एसडीएम था क्या काम करता था,
और एसडीएम था, आज से 38 साल पहले एसडीएम था, तब मैं क्या काम करता था। लेकिन वो माहौल नहीं था, वो सोच नहीं थी, वो एस्पिरेशंस नहीं थे, वो मंजिल नहीं थी कि जिसको हमको पूरा करना है। वो मंजिल हमें पिछले 9 साल में इतनी नजदीक से देखने को मिली, जिसको लेकर के मुझे लगता है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, उस काल में है, क्योंकि उस काल में आप हैं जब हमारा देश परिवर्तन की तेजी से बढ़ रहा है, जब देश की हमारी जो पहचान पूरे दुनिया में इतना हो गई है। जब मैं विदेशों में, मुझे वैसे सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दुनिया भर के देशों में जब मुझे जाने का मौका मिलता था तो बड़ा गर्व महसूस होता था कि हमारे भारतीय, ये पहले बार उनको लगने लगा कि हम भारतीय हैं। ये इस प्रकार का जो परिवर्तन, तो ये हम सबके लिए एक सौभाग्य का वक्त है कि अब उसको उसके दर्शी हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। और केवल प्रत्यक्षदर्शी होना ही पर्याप्त नहीं है, अगर आप उसके भाग बन जाए, जो परिवर्तन हो रहा है, क्या उस परिवर्तन के भाग बन सकते हैं, क्या उस परिवर्तन के संचालक बन सकते हैं। आप कहेंगे मैं कैसे बनूंगा, मुझे कोई सरकारी ओहदा तो नहीं मिला हुआ, आप तो मुख्य सचिव, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं कोई सरकारी सेवक तो हूं नहीं हो, या इतनी बड़ी आपके ओहदा पे हो नहीं कि मैं कर सकता हूं। आप सब कर सकते हो, आप अपने जगह पे कर सकते हो। जिस प्रकार का परिवर्तन आप सोचिए, मैं अपने को एक दो एग्जाम्पल बस दूंगा, उसके बाद फिर मैं मुख्य विषय पे आऊंगा। जब 2014 में 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा पूरे देश को स्वच्छ बनाएंगे, और तब जब 2 अक्टूबर हमारा गांधी जी की जयंती है, उनका 150वीं जयंती होगी, तो हमारा देश स्वच्छ होगा। अपने आप को पीछे ले जाकर के देखिए 2014 को, मैं कहूंगा क्योंकि ह्यूमन मेमोरीज आर द ग्रेटेस्ट टूल ऑन द अर्थ। आप कहीं भी, अगर मैं अपने आप को 100 साल आगे ले जाना चाहूँ ले जा सकता हूँ, अपने को 100 साल पीछे ले जाना चाहूंगा ले जा सकता हूँ। आप जरा अपने आप को ले जाकर के देखिए कि 2014 के 15 अगस्त को जब उन्होंने बात की थी, किस प्रकार का माहौल था पूरे देश में, किस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह, हर आदमी प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या देश को साफ किया जा सकता है? देश को कोई साफ कर भी सकता है? हम लोग तो गंदगी के आदी हैं, चाहे शहर हो या गांव हो। ये लड़ाई वैसी लड़ाई थी जैसे कि आजादी की लड़ाई थी। लोगों को विश्वास नहीं था कि अंग्रेज जिनकी जो है, जिनकी हुकूमत पूरे दुनिया में चलती है, पूरी उनकी कभी, उनके सूरज कभी डूबता नहीं उनकी हुकूमत में, उन अंग्रेजों को चाहे क्या ये गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन क्या उसे उन्हें हटा सकता है? ये इस प्रकार का आंदोलन था। अगर आप पीछे जाकर के देखिए, उन लोगों से पूछे जो लोग आजादी के, अब तो नहीं है लोग, लेकिन उस आजादी के पहले जिस प्रकार की भावना में, जिस प्रकार की दहशत में वो रहते थे, और उसके बाद जिस हालत में आज हम लोग रहते हैं, वैसी हालत थी हमारे देश में। हमारे दिल्ली में मैं भारत सरकार में जब एज ए डायरेक्टर या तमाम ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में कभी जाता था, पता था कि गाड़ी के शीशा खोला और हमारे सीनियर अधिकारी बॉटल उठा के फेंक देते थे, छिलके उठा के फेंक देते थे। ये बहुत आम चीज हुआ करती थी। ये हम मान बैठे थे कि हमें गंदगी में रहना हमारी आदत है। लेकिन आज आप क्या इस बात को कह सकते हैं? नहीं कह सकते। चाहे आप गांव के रहने वाले, शहर के रहने वाले, और मैं तो इसको जिया हूं। जो स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन का जो लॉन्च हुआ था, उसका लॉन्च का प्रोग्राम का मैं वहां पे इंचार्ज था, एडिशनल सेक्रेटरी, और मैंने सुना, उसको देखा, और उसको पूरे कार्यक्रम को जिस तेजी से, जिस तरह से पूरी रफ्तार दी पूरे देश में। स्वच्छ भारत मिशन केवल सफाई का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप का कार्यक्रम था। ये बहुत सारी चीजें, देश की सोच को बदलने वाला कार्यक्रम था। अगर देश हमारा उस प्रकार से तेजी से बदल सकता है, तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। आपने देखा कोविड की महामारी, जो वैश्विक महामारी है, दुनिया को तबाह कर दी। ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिनके बारे में जब इंडेक्स सबसे, तो दुनिया का नंबर 1 है, नंबर 2 नंबर, हम तो नीचे से नंबर 1 नंबर 2 हुआ करते थे। पूरे दुनिया को तबाह कर दी, ऐसे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को तबाह कर दी, और हमारे पास कुछ भी नहीं था कुछ हमारे पास। अगर आप अपने आप को पीछे, जो 3 साल पीछे अपनी मेमोरी को ले जाकर के देखिए, 3 साल पहले लगता था जैसे कि यहाँ तो एक हमने जो स्पेनिश फ्लू देखा था जिसमें करोड़ों लोग मरे थे, तब जबकि हमारी आबादी भी बहुत कम थी। बड़े बड़े विद्वान लोग कहते थे कि यहाँ तो कितने करोड़ों लोग मारे जाएंगे। लेकिन मैं चूंकि उसका पार्ट था, और आप सोच नहीं सकते जिस प्रकार से मुझे जिम्मेदारी दी गई थी पीएसए प्लांट लगवाने की।
आप सोच नहीं सकते कि मैंने 46 डेज में पूरे देश भर में पीएसए प्लांट लगवा दिया, सारे के सारे लगा दिए। कैसे चीजों को इंश्योर किया, कैसे सारी की सारी व्यवस्थाओं को एक एक चीजों को इंश्योर किया, कैसे हमारे राज्य में हमारे डायरेक्टर ज्वाइंट सेक्रेटरी हर चीज को हमें काम करना है तो करना है, क्योंकि देश हमारा बदल रहा है, देश को एक नई ताकत मिल रही है, लोगों को बचाना है। और इस प्रकार से सारे काम हो रहे थे। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और अरुणाचल में ऐसे जगह जहां बर्फ पड़ा हुआ, वहां भी हमारा जाके पीएसए प्लांट हवाई जहाज से भेजते थे, कैसे भेजते थे, कैसे क्या क्या काम करते थे। ये ताकत हमारे देश में आ गई और उसका नतीजा हुआ इतनी सारी चीजें हुई, क्योंकि हमें जो ताकत मिलती थी माननीय प्रधानमंत्री से ताकत मिलती, उस ताकत के बल पे पूरे देश में लोगों की जिंदगी बच गई। जो लोग कहते थे कि करोड़ों करोड़ों लोग मरेंगे, जो लोग कहते थे कि इतनी सारी चीजें होंगी, वो सारी की सारी चीजें उन लोगों की सोच में रह गई। रियलिटी में सारी की सारी चीजें यही नहीं, बल्कि हमारा देश एक आत्मनिर्भर भारत होकर के आगे बढ़ चुका। हमने लक्ष्य लिया कि 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट वित्तीय 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस प्रकार के बड़े बड़े लक्ष्य लेकर के हम लोग आगे बढ़ते चले गए और हम आत्मनिर्भर भारत के जो है एक तमाम सारी सीढ़ियां, अगर मैं काउंट करने लगूं तो आत्मनिर्भर भारत के बारे में मैंने क्या काम किया, आपको गिनाने लगूं तो मैं घंटों गिनाऊंगा कि जो मैंने अपने मिनिस्ट्री में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया। बहुत सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूं कि ये किया और आज हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं, या हम उससे 80% आत्मनिर्भर हैं। हम इस प्रकार का काम कर रहे हैं। ये देश की सोच में बदलाव था। तो अगर इस प्रकार की चीज हो सकती है तो बहुत कुछ हो सकती है। ये तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। ऐसे अवधि में मैं देश की सेवा कर रहा था और ऐसे प्रधानमंत्री जी के सीधे मार्गदर्शन में मैं सेवा कर रहा था, जो केवल देश के बारे में सोचते हैं। वो जो बात करते हैं, देश प्रथम की बात करते हैं, तो वो बोलते नहीं है बल्कि वो सोचते हैं। उनको मैंने देखा, उनकी सोच, उनसे बात करके देखा जिस प्रकार की सोच, ऐसा मैंने 40 साल में कभी नहीं देखा। मैंने बताया कि मेरा 40वां साल है और इतना नजदीक से मैंने किसी को नहीं देखा। और तभी देश में ये जो ताकत, ये सोच जो बदली है कि आज हमारा देश विकसित राष्ट्र होकर के निकलेगा। और विकसित राष्ट्र होकर के निकलेगा तो उसके लिए विकसित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अब जैसे हमारे मंत्रालय में 6 नेशनल मिशन चला था, स्वच्छ भारत मिशन। अगर अभी एक मिशन के बारे में बात करूं तो मैं घंटों बात कर सकता हूं, कितने सारे इनोवेशन, कितनी सारी चीजें की, और उन सब पे कैसे कैसे हमें मार्गदर्शन मिलते हैं। छोटी सी बात करके रिव्यू में माननीय प्रधानमंत्री कहते थे और उसको सोच को तब्दील करते थे, हम सीधे एक्शन में तब्दील किया करते थे। ये इस प्रकार से देश का परिवर्तन हुआ। आपका जो अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुवनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आज हमारे सारे के सारे अर्बन सिस्टम में आपको नजर नहीं आएगा, ये हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। स्मार्ट सिटी के बारे में हम सोच नहीं सकते थे, आज स्मार्ट सिटी लोगों को परिवर्तन नजर आ रहा है। और कम से कम स्मार्टनेस की बात समझ में आ गई कि अगर हम शहरों के स्मार्ट बनाएंगे तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, कैसे लोगों का जीवन एक बेहतर हो सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी इंप्रूव कर सकती है। ये सब सारी की सारी चीजें, उसके बारे में, चाहे हमारे जो प्रोग्राम हाउसिंग के बारे में, आप सोच सकते हो दुनिया में आज तक कहीं भी किसी ने इस प्रकार का चैलेंज नहीं लिया। हाउसिंग फॉर ऑल, पहले मैं जब अर्बन सेक्रेटरी, पहले वो ऊपा का पार्ट हुआ करता था, जब मैं अर्बन सेक्रेटरी बना जून 2017 में, मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी को बुला करके रिव्यू दिया समझने के लिए कि है क्या प्रोग्राम, इसमें क्या क्या चीजें, दूसरे मंत्रालय का। उसने कहा साहब तो इसके पहले 12 साल में 8.5 लाख मकान मिले और यहाँ अनुमान है कि करीब 1 करोड़ बनाने पड़ेंगे। 12 साल में 8.5 लाख और आपको 7 साल में 1 करोड़ मकान, वो भी अंदाजन है। अभी हमने सर्वे भी पूरा नहीं किया, कितनी हमारी आवश्यकता है, सर्वे भी पूरा नहीं किया। जो सर बता रहे थे कि उसमें मैं सभी सारे राज्यों से मैं लगातार असेसमेंट लेना चालू किया। असेसमेंट आया करीब 1 करोड़ 12 लाख, 7 साल में 8.5। तो मैंने अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कहा तुम ये बताओ सबसे मुश्किल इसमें क्या है। उसने कहा सबसे मुश्किल है बैंकों से काम कराना। वो बोले कि उसके पहले सब, जो पहले सेक्रेटरी, आपके पहले सेक्रेटरी थी मैडम वेस्ट बंगाल कैडर की, वो तो कहती थी पता नहीं कहां से इतना बड़ा टारगेट लेंगे, अगर 20 लाख भी हो जाए तो बहुत हम तो खुश होंगे। हमने कहा 20 लाख भी लेंगे तो खुश होंगे, ये तो ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री ने बोला है तो इसका मतलब कुछ सोच के बोला है। उसके लिए जमीन भी चाहिए, उसके लिए पैसे भी चाहिए, उसके लिए लोग भी काम करने वाले चाहिए, उसको बहुत सारी चीजें चाहिए। क्योंकि ये मकान वो नहीं थे जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में मुझे अनुभव था, बहुत सारे काम करने के मकान बनाए खाली पड़े हुए, बेकार पड़े हुए।
उनके आदेश ये भी थे कि मकान वो होंगे जिसमें पानी पीने का पानी भी होगा, शौचालय भी होगा, उसमें गैस का चूल्हा भी होगा, उसमें बिजली का कनेक्शन भी होगा, सारी वो व्यवस्थाएं होंगी और लोग रहेंगे। मैंने अपने अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी से पूछा, बताओ सबसे मुश्किल काम तुम्हारे लिए। बोला था बैंकों वाला तो ये तो टारगेट सवाल ही उठता है कि आज तक तो पूरे हमने बैंक से पूछ लिया कितने सालों में गरीब लोगों के लिए केवल 18,000 मकान बने, कितने सालों में बैंक की हिस्ट्री में, और अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 लाख बन जाए। ये तो सवाल ही नहीं उठता। बैंक वाले तो कोई करेंगे, गरीब लोगों को कौन बैंक वाला करने वाला। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ये मेरी चुनौती है। और उसके बाद मैंने उस पर तेजी काम करना चालू किया। आपको जानकर खुशी होगी आज 25 लाख से ज्यादा मकान बैंकों ने फंड किया, और ये सारा का सारा इतना आसान कर दिया पूरा यूजिंग द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इतना आसान कर दिया कि अब कहां से वो अप्लाई करता है से लेकर के एक एक चीज वो देख सकता है, एक एक चीज मैं रिव्यू कर सकता हूँ। इतना ज्यादा उनके साथ इन्वॉल्व करके बात किया जिससे पूरा सिस्टम सारा का सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो गया। वो अगर उसको प्रधानमंत्री जी देखना था देख सकते हैं कि कौन से बैंक का कहां पे क्या पोजीशन है। चीजों को जब अगर आप आसान बना देते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर देते हैं, चीजें अपने आप स्वतः तेजी से चलने लगती है। आपको जानकर खुशी होगी आज 1,23,00,000 मकान जो है सैंक्शन हो चुके हैं। जानकर खुशी होगी कि करीब 80 लाख मकान बनकर के पूरे दिए जा चुके। और मैं देश के कोने कोने में एक ऐसे जगह पे नागालैंड, मिजोरम से लेकर के आंध्र प्रदेश से लेकर के केरल, तमिलनाडु, हर जगह के ऐसे ऐसे जगह जा जाके लोगों के घर में जाके देखा हूं कितना परिवर्तन लोगों के अंदर आया। और सब में सारी चीजें, अब कहीं आपको खाली वो जो आपके जो उधार मकान आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना की जब ऐसे कामों को मैंने देखा, ऐसे काम किया, तो मुझे इस बात का बहुत विश्वास हो गया कि चीजें हो सकती हैं, चीजें हो रही हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो 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 हमारा अमृत काल है, जो गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो आपका बिल्कुल ये हमारा होने वाला है और सब चीजें होगी। अगर आपके मन में शक है तो आप जरा एक बार मेरे से सीधे बात कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सारी चीजें होते हुए मैंने देखी। इन्हीं में जो आपका ये हमारा जो आपका सेंट्रल विस्टा की बात है, सेंट्रल विस्टा आपको मैं बताऊं, मैं छोटा सा अनुभव आपको बता देता हूं। जब मैं पहले बार दिल्ली गया 2002 में जब मैं पहले बार दिल्ली गया एज ए डायरेक्टर इन द होम मिनिस्ट्री में, एमएचए में डायरेक्टर हुआ करता था। बहुत महत्वपूर्ण पद था। मैं सारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का उनका सारा ऑपरेशन, सारा उनका जो है सारे एस्टेब्लिशमेंट में देखा करता था। मुझे कभी एक हटमंड पे जाने का मौका लगा और हटमंड में ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए, पता नहीं यहाँ पे कोई मिलिट्री वाले हैं कि नहीं, अगर होंगे तो उनको जरूर मालूम है मिलिट्री वाले, कोई ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए और मैं एनसीसी वाला। मैं बचपन में मैंने मैंने ए सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट, मैंने स्कूल में भी एनसीसी और कॉलेज में भी आईआईटी में भी एनसीसी। मेरे लिए ब्रिगेड तो बहुत बड़ी चीज थी। हमारे यहाँ तो मेजर और कैप्टन साहब ही लोग हमारे वो सारा एनसीसी देखा करते थे। मैं ब्रिगेडियर साहब को देख करके आश्चर्य किया, भाई इतना सीनियर, इतना बड़ा, इतने बड़े ओहदा वाला आदमी ऐसी जगह पे बैठा हुआ काम कर रहा है। मेरे मन में भाव आया कि मेरा मन चले तो मैं इसको अभी गिरा दूं, इनको बोलो किसी बेहतर जगह पे जाओ, ऐसे हटमंड पे क्यों बैठे हो। हटमंड, वो हटमंड जो भी बना था किस बात के लिए, जब वायसराय के लिए मकान बनना था, जो आज राष्ट्रपति भवन है, उनकी सुरक्षा के लिए मिलिट्री को वहां रखना था। उनकी अस्तबल हुआ करती थी, घोड़े की अस्तबल होती थी, क्योंकि वो इलाका पूरा खुला हुआ था। तब दिल्ली जो है या तो तुगलकाबाद का दिल्ली था या हमारा जो है वो लाल किले वाला दिल्ली हुआ करता था। तब ये दिल्ली हुआ ही नहीं करता था, सारा का सारा यहाँ पे डकैती, यहाँ पे तमाम लोग असुरक्षित हुआ करते थे। इसलिए अंग्रेजों को वहां लगा कि हमको सुरक्षा बनाने के लिए पूरी मिलिट्री की फौज रखी जाए, उनके कैंप लगाए गए। और उनके घुड़साल और उनकी जो जगह थी, जब एक बार हम आजादी को भी बना, हमारा पार्लियामेंट वो सब बंद करके तैयार हुआ 1935 के आसपास। ये सारा सेंट्रल विस्टा पे जो 2 बिल्डिंग बनी, हमारा नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, हमारा पार्लियामेंट, ये सब जो बनकर के 1935 तक बने, वो अपनी सुरक्षा के लिए सब सारा रख रखे थे। और आजाद हुए तो फिर वो मिलिट्री के लोग वहीं पे कंस्ट्रक्शन तो कर नहीं सकते थे, जो बना हुआ था उसी में हटमंड टाइप का बना करके, मुझे लगा कि कैसे अंदर जरूर एसी चल रहा है, लेकिन वो किस लायक नहीं है कि एक मिलिट्री के ब्रिगेडियर और मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट वहां बैठे, लेकिन वो बैठते थे। तब मेरे मन में भाव आया था कि मेरा मन करता है कि इसको पूरा गिरा दूं
क्योंकि मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश में सेक्रेटरी हुआ करता था हेल्थ का, और एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट लीड करता था। क्योंकि मेरी वाइफ उसमें दिल्ली में उन्होंने कोई जॉब ले लिया था, इसकी वजह से मैं दिल्ली चला गया, अदरवाइज मैं यही रहता। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे सौभाग्य मिला, पूरे हटमेंट को मैंने ढाबा दिया। 92 acres of hutment on the Central Vista. This was the scar on the face of capital city. मैंने हमारे देश के कैपिटल में, दुनिया के तमाम सारे कैपिटल सिटीज को मैंने देखा, जाकर मुझे मौका मिला जाकर के, वॉशिंगटन डीसी तो आप गए होंगे, बट और तमाम सारे दुनिया के देशों में मैंने जाकर के देखा उनका सेंट्रल विस्टा। कहीं भी आपको हटमेंट का मतलब स्लम्स आप मान लीजिए, जैसे स्लम्स होते हैं उस प्रकार के हमारे दफ्तर। लेकिन इस काम को करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला। जिस दिन मैंने आपको, अगर आप जाकर के देखें, मिलिट्री वाले लोग हैं, तो मैं आपसे कहूंगा हिंदुस्तान का वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न ऑफिसेस वी हैव क्रिएटेड ऑन द अफ्रीका एवेन्यू एंड कस्तूरबा गांधी मार्ग। इतने मॉडर्न, इतने टेक्नोलॉजिकली सेवी आपका ऑफिस, राइट फ्रॉम द प्लेस जहां से आप एंटर करेंगे लेकर के कहां का एक एक चीज आपके बारे में जानकारी होगी। जिस प्रकार की बड़े मिलिट्री के लोग इतने खुश हो गए देख करके, मैंने कहा मैं पुराना एनसीसी वाला हूं। मैंने आपके लिए बेस्ट ऑफिस बनाई है, और किसी ने कोई वो बात नहीं की। सारे के सारे उनके ऑफिस को सितंबर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, और आज आप जाकर के देखिए इतना बढ़िया बसा हुआ, इतना बढ़िया उनके लिए ऑफिसर्स बन गए। और जब ऑफिसर बन गए तो सारा का सारा 92 एकर्स ऑफ, सोच सकते हैं 92 एकड़ कितना बड़ा होता है। 92 एकड़ पे हटमेंट एक स्लम्स बने थे देश की राजधानी के बिल्कुल, जहाँ पे राष्ट्रपति जी बैठते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, जहाँ हमारे गृह मंत्री बैठते हैं, वित्त मंत्री जी बैठते हैं, उन्हीं के पीछे दाएं बाएं सब तरफ वो सारे हटमेंट बने हुए थे। किसी को नजर नहीं आता था। तब मैं 2002 में देखा था, मुझे लगा भगवान ने मुझे वो मौका दिया कि मैं ही उनको ढवाऊं। तब मैंने सोचा था, आज मैंने उसको पूरा ढवा दिया, और आज वहां पे तमाम सारे काम चल रहे। ऐसे ही जब मैं सचिव बना तो माननीय प्रधानमंत्री, मुझे फायदा ये हुआ कि मैं वहां पे एडिशनल सेक्रेटरी था 3 साल। बहुत सारी बातें जब नई सरकार बनी माननीय प्रधानमंत्री को, उनकी सोच बहुत बड़ी सोच है। मैं इतना कह सकता हूं कि जो मैं काम करके देखा कि वो हमेशा देश के लिए इतनी बड़ी चीज सोचते हैं जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता, हिम्मत भी नहीं कर सकता। जैसे कि ये हिम्मत कोई नहीं कर सकता स्वच्छ भारत डिक्लेयर करने को, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि हाउसिंग फॉर ऑल डिक्लेयर कर दे। मैंने कहा ना कि आपको जहां पे 12 साल में 8.5 लाख मकान बने हो, वहां 7 साल में आप कहिए कि 1 करोड़ सुपर मकान बना दे, कोई सोच नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल बीइंग मेड पॉसिबल। दैट इज व्हाट हैपेंस। तो इसके लिए उन्होंने जो इस प्रकार की जो बात बड़े बहुत दिनों से, मैं आपको एक छोटी सी चीज की बहुत दिनों से मैंने, चूंकि उसमें मिनिस्ट्री में था, और एडिशनल सेक्रेटरी आप जानते हो कि उसको हमेशा सेक्रेटरी का जो नंबर 2 होता है, तो उसके मैं देखता था, बहुत सारी डिस्कशन देखता था कि सारे दफ्तरों को कैसे एक साथ लाया जाए। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब उन्होंने गुजरात में ये काम किया। उनकी अपेक्षा थी कि यहाँ भी सारे दफ्तरों को, कारण बड़ा साफ है, सारे दफ्तरों को एक साथ लाने का। कितने सारे दिल्ली में दफ्तर पड़े हुए हैं, और उन दफ्तरों में जाकर के, एक दफ्तर जैसे मैं अर्बन, जब मैं माइंस में जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करता था, तो हमारे दफ्तर 3 जगह थे, 3 बिल्डिंग पे। कभी यहाँ वाला वहां आएगा, वहां वाला वहां जाएगा। इतना सारा लोगों के मूवमेंट से कितना कंजेशन होगा, कितना पोल्यूशन होगा, कितने सारे नुकसान होंगे। अगर सारे दफ्तर एक जगह आ जाएंगे तो कितनी सरकार में कोहिजन हो जाएगी, पब्लिक को कितना काम आसान हो जाएगा। और तो और आपको आश्चर्य हुआ जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि कितना किराया दे रहे होंगे आप लोग। मैंने उस समय गेस किया था कि करीब 1000 करोड़ रुपए हम लोग दे रहे होंगे किराया। आप गेस करो, मैंने जब सारा हिसाब लगाया, 1500 करोड़ से ज्यादा हम लोग किराया दे रहे थे अपने किराए वाले मकान के। जगह जगह ऐसे तमाम सारे लोगों को, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा कि किन लोगों के जो मकानों को किराए पे ले रखी है सरकार, 1500 करोड़ से ज्यादा एनुअल किराया दे रहे थे। चल रहे तो चल रहे, लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट। अगर हम सारे के सारे अगर एक साथ सारे एक बिल्डिंग बना दें, एक साथ बना दें, तो कितना ज्यादा सारे लोगों को अगर पहुंचे एक जगह, तो पब्लिक को कितना आसानी हो जाएगी, ऑफिसर्स को कितना आसानी हो जाएगी, गवर्नमेंट में कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी सारी और चीज हो जाएगी। ये सब सारी बातें अलग अलग होती थी, और मैं सोचता रहता था। लेकिन जब मैं सेक्रेटरी बना तो फिर मुझे काम करने का मौका लगा। तब
फिर मैंने ये नया जो सेंट्रल विस्टा का जो पूरा पूरा स्वरूप बना वो वहां पे बनाना पहले चालू, उसको मैंने सोचना चालू किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जो बातें रखी तो उनको भी इस बातें कुछ लगी कि इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है। जो आप अगर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है जिसको आप राजपथ कहते थे, मुझे देख करके लेट मी टेल यू आई ऑलवेज फील वेरी लो। पता नहीं आप लोगों को लो फील होता है कि नहीं फील होता, क्योंकि जब भी मैं दुनिया में कहीं जाता हूं तो मैं देखता हूं अगर कोई अच्छी चीज देखता हूं मुझे लगता है हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है। ऐसे तमाम सारे एवेन्यूज मैंने दुनिया में देखे हुए। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो आप जरा फ्रांस का देख लीजिए, आप सिडनी वहां का जो कैनबरा का देख लीजिए, आप जोहान्सबर्ग का देख लीजिए, आप यहाँ का जो हमारे सेंट्रल विस्टा वहां का जो वाशिंगटन डीसी का देख लीजिए। मुझे तो बड़ी शर्म आती थी जब मैं डायरेक्टर भी हुआ करता था, बैठक होता था, मुझे देख करके लगता था यार क्या सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बना हुआ है। यहाँ पे घासें भी ठीक से नहीं चली हुई, पानी के नाम पे मजाक हो रखा कि नहर के नाम पे ऐसा चीज जिसमें नहर में पानी ना हो, और पानी हो तो सड़ा हुआ पानी हो। यहाँ पे कुछ भी यू डोंट हैव अ गुड फीलिंग। पहले तो लखनऊ वालों के पास, दिल्ली वालों के पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए शाम को वहां पे कुछ चाट खाने आ जाते थे, कुछ आ जाते थे। आई ऑलवेज फेल्ट दिस शुड हैव बीन चेंज राइट इन 1947। 1947 में चीजों को बदल देना चाहिए, इसका पूरा स्वरूप अलग होना चाहिए था, और मैंने उस तरह से सोचना चालू किया। आप जाइए, जो कि आज कर्तव्य पथ बना है, आपको गर्व महसूस होगा। You will all feel proud. This is what India deserves all the time. हमेशा के लिए हमारे देश के, क्योंकि हम तो उस देश के लोग हैं जो कि जिसके बारे में हर कोई तारीफ करता है। You always deserve. मैं कहूँगा आपको, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के किसी साहब को घूम के आइए, कभी दिन में घूम के आइए, आपको बहुत प्राउड फील होगा। जब कभी 26 जनवरी का प्रोग्राम हुआ करता था, हमेशा पूरी इतनी टूट फूट हो जाती थी, पूरी विस्टा के ऊपर इतनी टूट फूट होती थी, सारा का सारा वो सब जगह वो बिजली के तार जा रहे हैं, इसके साउंड बॉक्सेस जा रहे हैं, तो ये के कनेक्शन जा रहे हैं। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सारा का सारा सिस्टम पूरी तरह से प्लान्ड है। तो कुछ नहीं आएगा, चीजें नट बोल्ट लगा करके चीजें वहां पे लगा दी जाएंगी, फिर वहां झड़ा दी जाएंगी। और यही नहीं, जो लोगों को बैठने की जगह है, ये आइडिया जो माननीय प्रधानमंत्री ने एक बार दिया कि क्या हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं देखता था अपने मिनिस्ट्री में 1 महीना पहले से उसके ऊपर सेंट्रल विस्टा के ऊपर अपना लगना चालू हो जाता है, वो सब कुर्सी आनी चालू हो गई, ये लाना चालू हो गई, और निकालते भी 1 महीना लग जाता था। उन्होंने आइडिया दी कि क्या आप इसको जो है ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि 24 घंटे में लग जाए, 24 घंटे में करके। लेट मी टेल यू, इसको लेकर के फिर मैंने डीआरडीओ को बुलाया। डीआरडीओ को मैंने कहा कि अपने इंजीनियर्स को लगाओ इस काम के ऊपर, ऐसा कोई डिजाइन करो कि हम 24 घंटे में उठा सकते हैं, 24 घंटे बंद कर सकते हैं, और ऐसा बन गया। आज वो पॉसिबिलिटी है, आज वो 24 घंटे के भीतर, और वो पूरा उठा करके ट्रक से उठा के जाकर रख दिया। नहीं तो इतना सारा और इतना खर्च होता था, आप लोग सोच नहीं सकते। ये सोच, ये एक नई सोच जो हमें वहां से जो ताकत मिली, उस ताकत को पूरा करने के लिए वो ताकत हम लोग इतना सारा कुछ अपने नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को उसको लाइटिंग करने में इतना खर्च करते थे। आज आप देखिए डायनामिक फसाड लाइटिंग एकदम बिल्कुल मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज, आप उसको जो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, हमने यहाँ पे अपने विधान भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी के उसके आशीर्वाद से कर दिया। आज आप जाकर के देखिए, यू विल फील प्राउड। आप जाइए कभी विधानसभा को जाकर के देखे आइए, हमारे लोक भवन को जाकर देखे जो हो रखा, और नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक ही नहीं बल्कि सर पूरे देश भर में वो पहले बार मैंने किया। दैट वाज माय फर्स्ट एक्टिविटी एज ए सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई ज्वाइंड इन जून, और अगस्त में उसका उद्घाटन किया। बात तो उसको 3 साल से चल रही थी, लेकिन विद इन 3 मंथ्स वी मेड श्योर कोची बन जाए, वो हमेशा के लिए देश के लिए बन जाए, क्योंकि देश बदल रहा है। देश बदलने के लिए देश के प्रशासकों से लेकर के हर नागरिकों को अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। आज जो हमारा पार्लियामेंट बनी, जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसका भी हाल में उद्घाटन हुआ, मुझे भी सौभाग्य मिला वहां जाकर के उसको देखने के लिए। मुझे ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला था उसको प्लान करने के, उसको तैयार करने के लिए। वो 20 साल से बहुत सारे कन्वर्सेशन आपने पब्लिक में सुने होंगे, ये करीब 2 डिकेड से इसके बारे में बात हो रही थी, समय समय पे बात हो रही थी। और आपको जान करके खुशी होगी कि इस चीज के बारे में इतना खर्च होगा, आप गेस कर सकते हो। 1000 करोड़ के भीतर वो पार्लियामेंट बनने के तैयार, और इतनी शानदार पार्लियामेंट उसमें मैं एक बात को कह सकता हूँ, क्योंकि पुरानी वाली पार्लियामेंट में जब लोग क्वेश्चन करते थे उनको आश्चर्य होता था, मुझे आश्चर्य होता कि लोग पार्लियामेंट में भी गए हैं, देखा कभी उन्होंने पार्लियामेंट को? हमारे मंत्रियों का जो बैठने का जगह था उसको देखा कभी? क्योंकि हम तो जाते रहते थे।
इतनी सारी टूट फूट, इतनी सारी चीज, और एक्सपेंशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। वो अंतिम दाव पे थी, उसमें एक भी अगर पार्लियामेंटेरियन बढ़ाए तो बैठा नहीं सकते। कितने बार आग लग चुकी थी वहां, इतनी सारी चीज की, सारा रेट्रोफिट वो बनी नहीं थी पार्लियामेंट। आपको जान करके आश्चर्य होगा, पार्लियामेंट वन फ्लोर की बनी थी, वो पार्लियामेंट भी नहीं थी, किसी ने सोचा भी नहीं था पार्लियामेंट। वो तो काउंसिल ऑफ प्रिंसेस काउंसिल बनी थी, वो जब आते थे प्रिंसेस उनको बैठने की जगह बनी थी। जब हम आजाद हुए और हमने पार्लियामेंट स्वीकार किया, एक मंजिल हमने और जोड़ दी उसके ऊपर, ताकि थोड़े और एक बना दिया जाए। वो पार्लियामेंट तो जिससे कभी बनी ही नहीं थी। और अब जो नई पार्लियामेंट बनी है, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, मैं एक उसकी चीजें, क्योंकि मैं हर गहराई से एक चीज को देखा हूँ, बनते हुए नहीं बनते, उसको प्लान करते हुए एक चीज को, और हर एक जगह मैं इस बात को कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री की इतनी सारे उनके निर्देश होते, इतनी सारी बात करते थे, और हर चीज को ट्रांसलेट करने के लिए हमें बहुत वक्त लगता था, लेकिन उसको किया। आपको जान करके, देख करके गर्व होगा, ये पार्लियामेंट ऐसी बनी है जो कि लोगों की पार्लियामेंट। इनफैक्ट मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था जब उसका शिलान्यास हुआ था, द पीपल्स पार्लियामेंट, एक इंडियन एक्सप्रेस में मेरा आर्टिकल छपा था, जो तमाम सारी भाषाओं में बाद में लोगों ने छापा। तो ये पार्लियामेंट में ऐसी चीजें हैं, आप जब जाएंगे खुद आप देखेंगे कि आपको गर्व महसूस होगा, और आप सोच सकते हैं ये कहां से आया। हम लोग की तो मेहनत है, बट सोच कहीं और है। उस पार्लियामेंट के अंदर एक आम नागरिक के लिए, हमारे पत्रकार भाई शरद ये पत्रकार भाइयों के लिए, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए, मिनिस्टर्स के लिए, यानी हर एक स्टेक होल्डर के लिए एक चीज सोच करके उसमें ऐसा काम हुआ कि आप कमाल का, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप जा करके देखोगे तब आपको लगेगा ये ऐसा ही हमेशा देश का पार्लियामेंट होना चाहिए। हम वही डिजर्व करते हैं, हम इतने सालों से हमें नहीं मिला था, हम वही डिजर्व करते हैं। और इसलिए ये आगाज हमारे विकसित भारत के लिए आगाज है कि जब देश का ऐसी चीजें, जब जिस समय आपको बन जाएगी, जो पूरा का पूरा जब सेंट्रल विस्टा कंप्लीट होगा, आपको लगेगा, क्योंकि पूरी प्लानिंग, सारा प्लानिंग तो हो चुका है। जिस दिन बन करके तैयार होगा, आप सबको लगेगा ये देखो हमारा देश का, क्योंकि हम कहीं दुनिया में जाते हैं, देखते हैं, लोगों की तारीफ करते हैं, तो क्या हम ऐसा क्यों नहीं करें कि हम भी तारीफ लायक बन जाए। लोग नहीं चाहते कि हम इसको आगे बढ़े, लोग नहीं चाहते कि हम ऐसा कुछ करें जिसे, ऐसे आपको इतने सारे व्यवधान अगर मैं बोलूं, तो जब हम पार्लियामेंट, जब ये सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा था, इतने सारे लोगों ने PIL कर दी, इंक्लूडिंग सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। मैं तो उनके ऊपर आश्चर्य करता हूँ, भाई जब आप थे तो आपने इतना भी ज्ञान नहीं लिया। उन्होंने भी, उसमें भी PIL के पार्ट, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे लोग, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे जितने सारे PIL सबको कंसोलिडेट कराया हमने, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने, धन्यवाद है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने पूरी बात को पूरी लगातार उसको सुना, और सुनने के बाद फैंटास्टिक जजमेंट दिया, क्योंकि ये देश की राष्ट्रीय प्रॉपर्टी है, देश के लिए एक नया परिवर्तन है, और परिवर्तन का ये प्रतीक है। ये पूरा हमारा सेंट्रल विस्टा पूरा एक प्लेस ऑफ पावर, और उन्होंने उसको बात को स्वीकार किया, उन्होंने कि इसको इसके हिसाब से चले, तब जाकर के हम लोग उसका शिलान्यास करा पाए। पार्लियामेंट का शिलान्यास जो दिसंबर 2020 में, उसके तब जाकर हम लोग करा पाए, तो करा ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही। और आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब एक दिन शाम को मेरे पास फोन आया कि भाई एक नया PIL लग गया है वहां पे, इसमें हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली में। किस बात के लिए? यहाँ तो लोग मर रहे कोविड के नाते, और फिर भी यहाँ पे काम चलाया जा रहा। तो मैं तो भाई अर्बन सेक्रेटरी था, मैं पूरे देश में क्या काम चल रहा हर चीज को, और मैं उन तमाम उन लोगों जैसा नहीं था जिनको उस कागज पे दस्तखत करते हैं। मुझे तो हर चीज पूरी गहराई से, अगर आप पूछोगे तमिलनाडु में क्या काम चल रहा है, केरल में क्या, हर काम में बता सकता था, सारा का सारा। आज डिजिटल के पावर से हर चीज मेरे पास, हर जानकारी हुआ करती। जब मेरे पास ये आया खबर कि ये तो इसको PIL लगा दिया कि भाई लोग मर रहे, सारा काम रोक देना चाहिए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं पाया, हाई कोर्ट में इधर रोक दें, कोविड आया था। लेकिन मैंने ऑलरेडी इतनी सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी जो कि कोविड का हर प्रोटोकॉल फॉलो करते थे। वही नहीं, अपने जो हमारे काम करने वाले मजदूर भाई हैं, उनके लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी जो आप सोच नहीं सकते। अगर आप जाकर के देखें, कभी ये सब चीज कोई रिकॉर्ड करेगा हिस्ट्री में, तो पता चलेगा कि कितनी सारी चीजें उनके लिए कर रखी।
जिससे कहीं किसी को कठिनाई हो। एक भी अगर कभी किसी को हो भी गया तो तत्काल क्लियर हो गया, एक भी डेथ का सवाल ही नहीं उठता। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड के दौरान ही जो मिलिट्री के जो दोनों ऑफिसर बने हैं 12 महीने के भीतर बन करके तैयार हुए, दोनों हमारे अफ्रीका एवेन्यू वाला भी और केजी मार भी, और कोविड के दौरान बन करके तैयार हुए। तो मुझे तो सारा मालूम था कि क्या क्या हो रहा है। मैंने अपने डीजी सीपीएमडी को कहा कि सबके फोटो जहां जहां काम हो रहा है सबके फोटो खींचो, सबके वीडियो बनाओ, हाईकोर्ट के जज साहब के सामने रखो। इतने सारे काम हो रहे हैं तो उसके बावजूद आपका नजर ख्याल में एक काम लेके है, सारे काम के तो नहीं रोक रहे। और इसको बताना था कि जज साहब जो थे उन्होंने 3 लाख रुपए का फाइन लगाया। 3 लाख रुपए की फाइन लगाई। वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 लाख तो बहुत कम है, 10 लाख रुपए उन्होंने विड्रॉ कर दिया, क्योंकि देश के लिए परिवर्तन का था और हमारे लिए सौभाग्य कि हम इस काम को कर रहे हैं। आप क्यों इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं? आने वाली जनरेशन इसको याद रखेंगे, आने वाली जनरेशन इसके ऊपर गर्व करेगी। तो मैं इसी बात से कहूंगा कि ये मैं ज्यादा कुछ अभी तो बहुत टाइम ऑलरेडी मैं आधे घंटे सोचा था बात करने को, 35-40 मिनट हो गए, इसलिए मैं आगे बात नहीं करूंगा। मैं इसलिए आपको मैं कहूंगा कि क्योंकि ये ऐसा वक्त है जिसमें आप सारे के सारे लोग, अगर आप सोचो आते तो सबको ही सर्दी पे। आपने बड़ा अच्छा बात कहा कि आपने कहा मेरे गांव की याद है। मैं तो गांव में पढ़ा, बचपन में गांव में पैदा हुआ, पेड़ के नीचे पढ़ा हूँ। कक्षा 5 में जाके क्लास में बैठने का मौका मिला, तब तक मैं पेड़ के नीचे पढ़ा हूँ। कक्षा 5 में भी जमीन के ऊपर फर्श पे बैठ के पढ़ता था। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उनका मैं इतना गर्व महसूस होता है कि पूरे प्रदेश के सारे प्राइमरी स्कूल को आप किसी जिले में चले जाओ, 75 जिले में चले जाओ, आप जाके देखो कायाकल्प हो गया। हर गांव के प्राइमरी स्कूल में आज जो बच्चे बाहर जाते हैं सब प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना परिवर्तन हुआ हमारे सारे प्राइमरी स्कूलों में। तो मैं तो वहां से शुरू किया हूं। ये तो भगवान ने कुछ ऐसा कुछ बना रखा था मेरे लिए, ऐसे मौके दे रखे थे कि मुझे वहां तक पहुंचा है। आज यहाँ पे हूँ और कल कहाँ होऊंगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात तो मैं जानता हूँ कि देश के लिए जीता हूँ, देश के लिए काम करता हूँ। तो तभी मैंने सीखा था कि देश के लिए काम करना। और इसलिए मेरे कमिटमेंट का केवल एक कारण है कि अपने देश में कोई एक छोटी सी जिंदगी में आप क्या कर लोगे, लेकिन जो कर जाओगे वही आपका अस्थायी, आपका लोग याद रखेंगे, आपका अस्थायी स्वरूप होगा। और ऐसे में जब ऐसा माहौल बना है कि न केवल देश में से बदलाव का माहौल है, आज उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 1.5 साल से मुख्य सचिव हूँ। उत्तर प्रदेश में मैंने वैसे हमारी सेवा करी, आधी सेवा भारत सरकार में, आधी सेवा करी उत्तर प्रदेश सरकार में। उत्तर प्रदेश में करीब 18-19 साल इसके पहले काम किया, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो परिवर्तन आज पिछले 6 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया वो कभी नहीं। आज तक किसी भी रिजीम में वैसे हम लोग काम करने वाले अपने काम कर लेते थे, लेकिन ये माहौल कभी नहीं बना। आज उत्तर प्रदेश में आप उसको प्राइमरी स्कूल को ले लीजिए, सेकेंडरी स्कूल को ले लीजिए, रोड को ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट को ले लीजिए, इंडस्ट्री को ले लीजिए, जिस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है ये नागरिकों के लिए इतना बड़ा जो सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है, तो उसमें तो हमारा हर नागरिक की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हम भी कुछ कर सकते हैं, क्या मेरा भी कुछ योगदान हो सकता है, कुछ लोगों को हम और बेहतर जिंदगी दे सकते हैं, कुछ और लोगों को हम मेन स्ट्रीम में कर सकते हैं ताकि वो भी योगदान दे सके। एक छोटा सा एग्जांपल देकर के अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। जब ये कोविड का बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ एक सचिवों को बुलाया, जो ऐसे जो तमाम सारे कुछ चीजों में इन्वॉल्व थे, उनको बुलाया कि आप लोग बताएं कि इसमें क्या कर सकते हैं। मुझे भी मौका मिला, मैंने 4 चीजें बताई, जिसमें एक चीज मैंने बताई थी कि हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, जो सबसे गरीब है, जो फल बेचते हैं, फूल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, जूते चप्पल बेचते हैं, कपड़े अपने साइकिल पर लाख बात करते हैं, कोई किसी की हजामत बनाते हैं, दाढ़ी और बाल बनाते हैं, ये हमारे रेहड़ी पटरी वाले लोग जो है ये पूरी तरह से खत्म हो गए। तो हम इनके लिए कुछ काम करें कि ताकि इनकी कुछ ऐसी जिंदगी बना दें जिससे कि ये लोग
फिर से खुशहाल हो सके, क्योंकि ये सब इंटरप्रेन्योर्स है। मैं तो उन्हें टाटा बिरला से कम नहीं समझता, इंटरप्रेन्योर्स है। अगर मुझसे कहते हो कि रेडी की दुकान लगा दो तो मैं नहीं लगा पाऊंगा, तो उसके लिए रिस्क लेना पड़ता है। आप सब्जी खरीदोगे या फल खरीदोगे तो बहुत सारा फल सड़ जाएगा, सब्जी आपकी सड़ जाएगी, आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको बेचना भी है और साथ में बचाना भी है, जैसे कि आपकी जिंदगी, आपका परिवार चले, आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि उनको कुछ चाहिए, आपकी बीवी इंतजार कर रही है आपको कुछ चाहिए, और साथ में आपको उनको देना भी। ये सारी मेहनत, इतनी मेहनत, इनको मैंने संज्ञा दी नैनो एंटरप्रेन्योर्स। जब मैंने बात ये कही कि इस प्रकार की बात, तो एक प्रीलिमिनरी डिस्कशन था, बहुत सारे लोग कहा कि उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी, बहुत जैसे होता है कि हर आदमी के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, आज तक तो कभी हुआ नहीं, कैसे हो जाएगा। लेकिन मुझे विश्वास था, क्योंकि इस बात का विश्वास था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर इसमें वो होगा तो फिर तो पक्का हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। और ये तमाम सारे गरीब लोग जिनकी जिंदगी खत्म हो गई है, जिनकी सारी कमाई इस कोविड के दौरान खत्म हो गई, दोबारा ये खड़े नहीं हो सकते। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब मैंने जाकर के नजदीक से देखना चालू किया, इसके बारे में सोचना चालू किया, तो इनको जो कर्ज मिलता था 400%, 500%, 100% ऐसे रेट पे कर्ज मिलता था, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ये सवेरे लोन लेते थे, शाम को वापस करते थे। मुझे जो हमने चारों चीजें बताई थी उसमें एक ये भी थी, और मुझे आदेश मिला कि ठीक है, यू गो अहेड एंड स्ट्रक्चर योर प्रोग्राम, और वो आज पीएम स्वनिधि के नाम से वो प्रोग्राम जाना जाता है। ये नाम भी माननीय प्रधानमंत्री का दिया हुआ, पीएम स्वनिधि के नाम से जाना जाता है। और आपको जान करके खुशी होगी कि आज लगभग 40 लाख रेहड़ी पटरी वाले लोग पूरे देश में, करीब 40 लाख लोगों को, किसी को फर्स्ट चांस मिला है तो सेकंड पर पहला 10,000 रुपए, फिर 20,000 रुपए, फिर 50,000 रुपए, इतनी सारी चीजें मिल चुकी है। और वो सारे जहां भी जाके देखो, उनको उनसे पूछो, उनसे बात करो कि आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन है, तो वो आपको बताएंगे क्या परिवर्तन है, कैसे वो खत्म हो गए थे, आज वो वापस जिंदा आ गए। और ये प्रोग्राम बना पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन, कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं, क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास था कि गरीब के लिए भी हमारी व्यवस्था काम करती है। वो गरीब के लिए व्यवस्था काम की, उनको कहीं किसी से ये कहो कि उसे पैसा मांगा, किसी को तंग किया, कुछ नहीं। आपने अप्लाई किया, रेहड़ी पटरी वालों, बहुत सिंप्लीफाइड सिस्टम बनाया, और सारा का सारा सिस्टम, एवरीथिंग इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड डिजिटल। ये हमारा आईआईटी एजुकेशन मुझे मदद करता है, तो ये आईआईटी के एजुकेशन से हर चीज को मैं कोशिश करता हूँ कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे मैं बांट सकूं। आज इतने सारे लोग, वही नहीं, एक रिव्यू में पीएम साहब ने कहा कि क्यों नहीं इनको निधि से समृद्धि की तरफ आगे बढ़ाओ, सारे के सारे प्रोग्राम में जोड़ो। आज उत्तर प्रदेश में मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में 14 लाख जो आपके टोटल जो हमारे जो पूरे देश भर में जो हुए हैं 40 लाख, उसमें 14 लाख खाली उत्तर प्रदेश से, और उन 14 लाख में से करीब 21 लाख उनके परिवार के सदस्यों को अलग अलग तरीके से बेनिफिट स्वनिधि से समृद्धि, ऑल ऑटोमेटिक, अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। वो सारा एक बार सर्वे कराया, सारा सिस्टम अपने आप जानते हो, क्योंकि आप सारे लोग पढ़े लिखे हो, आपको जानकारी होगी, सारा सिस्टम ड्रिवन, ये उसके हिसाब से काम होता है। मैंने आज हमारे उत्तर प्रदेश में इतनी सारी, जो आप उनको देखो कितना सारा उनके लिए परिवर्तन हो गया। अभी मैं जगह जगह जाता हूँ, और सबसे आश्चर्य की बात, ये मुझे आदेश मिला कि इनको डिजिटल इकोनॉमी के साथ जोड़ दो। आप गेस कर सकते हो कि पिछले महीने में हमारे यहाँ कितना डिजिटल ट्रांजेक्शन किया हमारे ये जो रेहड़ी पटरी वालों ने। पिछले महीने में हमारा 35 करोड़ ट्रांजेक्शन हमारे रेहड़ी पटरी के लोगों ने कराया। आप सोच करके आपको सेहरन हो जाएगा, 35 करोड़ ट्रांजेक्शन हमारे रेहड़ी पटरी के लोगों ने कराया, जो आम बेचते हैं और अमरूद बेचते हैं और फल बेचते हैं, या क्या दूध लेकर के आते हैं, या कहीं आकर के हजामत करते हैं, इनके 35 करोड़, और इसे और आगे बढ़ाया जा रहा है। जब आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, जो कि हमारा नैनो एंटरप्रेन्योर्स आज वो हर काम वो डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं। आज उसको विश्वास है कि हम जो पहले 10,000 करेंगे तो 20,000 होगा, 20,000 करेंगे तो 50,000 होगा, हमारी बड़ी दुकान होगी। अभी मैं रामपुर में गया था, 2 दिन पहले मैं रामपुर गया था, करीब 82 लोगों का, रेहड़ी पटरी वालों को एक साथ मैंने देखा, हर एक से बात किया, हर एक के मन में इतनी खुशी की जो भी आप कह नहीं सकते। और मेरी अपनी जो मेरे लिए जो सबसे बड़ी पसंदीदा की बात है, उनकी खुशी को देख करके लगता है कि कितनी खुशियां हमारे देश में जा रही है। ये बदलता हुआ भारत है,
जिनको कोई नहीं पूछता था, आज वो देश के बड़े एक महत्वपूर्ण आर्थिक अंग बने गए। तो ऐसे इसलिए आज जो देश में बदलाव हो रहा है, उस बदलाव के लिए मैं आप सबसे कहूंगा, आपसे मैं गुजारिश करूंगा, आप जहां हैं वहीं सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या बात कर सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं, कैसे मैं इस परिवर्तन का अंग बन सकता हूं। ये देश में भी माहौल है और हमारे प्रदेश में भी वही माहौल है। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की व्यवस्था, ऐसा कभी नहीं हुआ पूरे प्रदेश में। मैंने इतने नजदीक से अपने प्रदेश को देखा, ऐसा माहौल कभी नहीं आया था जो आज प्रदेश में है। इस माहौल को आप क्या उसके पार्ट बन सकते हो, क्या आप उसके दर्शक बन सकते हो? I mean, would you like to stand outside the bus and watch the bus going? Would you like to sit as a passenger of the bus and be part of running bus, or you would like to sit on the driving seat and will be driving the bus? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, be the driver in your own way. आप कहाँ पे ड्राइवर बनोगे, कैसे ड्राइवर बनोगे, you can decide it. Because आप सारे प्रिविलेज लोग हैं, आप उनका सोचिए जिनको कुछ नहीं मिला है। आप भी उनके बीच में से एक हो सकते थे। ये भगवान का शुक्र है कि भगवान की वो जो एक छन्नी है, उस छन्नी में छनते हुए आप आज वहां पहुंचे हो और वो दूसरा आदमी पीछे छूट गया। ऐसा कभी अपने मन के बारे में मत सोचिएगा कि हम बहुत बड़े 30 मार खाए इसलिए आप उतने बड़े बन गए। आपसे बड़े बड़े 30 मार खा बाहर घूम रहे हैं, अगर उनकी तरफ एक बार नजर करके देखेंगे आपको अपनी हैसियत अपने आप समझ में आ जाएगी। इसलिए भगवान के प्रति शुक्रगुजार होइए। देश बदल रहा, देश के बदलते हुए परिवेश में आप इसके एक अंग बनिए, एक परिवर्तक बनिए, वो आपके लिए मेरी गुजारिश है। मैं इन्हीं बातों के साथ एक बार दोबारा आपने आप मुझे बुलाया, आपने मौका दिया मुझे सुनने के लिए, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।